तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अगर हम किसी भी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो उसमें हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। साइंस भी इसको प्रूव करती है कि हमारी जो जिसको मस्तिष्क वाला पार्ट है, ये मस्तिष्क जो है वो एज ए सैटेलाइट वर्क करता है। अगर हम किसी चीज को पूरी जिसको कहते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो कायनात हमारे साथ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं A1 पंजाबी टीवी। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम बेसिकली जो है वो किसी एजुकेशन या स्टडी के मैटर पे बात नहीं करके आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल लेक्चर के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप टाइटल को देख पा रहे हो, हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या वाकई में हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है या फिर इससे थोड़ा अलग हो जाता है, या ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी रियल लाइफ में जो है वो खरा नहीं उतरता है। हम इन चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ आज हम समझेंगे। जैसे बहुत सी बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, मूवीज़ देखते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बनाई जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी, जैसे आपने द सीक्रेट अगर एक मूवी है आपने देखी है तो, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि हम किसी भी चीज़ को अगर आकर्षित करते हैं और जब हमारा आकर्षण का सिद्धांत मजबूत हो जाता है तो फिर हमें वो चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। अब कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें यह दिखाया जाता है कि हमें लगातार जो है वो पॉजिटिव सोचना है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए चाहिए, या उसको लग्जरी कार चाहिए, या उसको बहुत अच्छा फार्म हाउस चाहिए, तो वो बार बार जो है उसको विजुलाइज करें। जब हम विजुलाइज करते हैं तो विजुलाइज करने के बाद में वो चीजें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करते हैं जो इन चीजों के ऊपर लेक्चर देते हैं, तो पहले हम उन्हीं को समझ लेते हैं। अगर उनके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर हमारी लाइफ जो है वो ठीक वैसे ही चलती है जैसा हम सोचते हैं, तो फिर एक लड़की जो रोड पे चलती हुई, वो रोड पे कहीं जा रही होती है और रोड पे चलते हुए उसके साथ में कोई अगर जिसको कहते हैं कि कोई दर्दनाक घटना घट जाती है, तो क्या आप मानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है ये? क्योंकि अगर वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में वर्क कर रहा है तो कोई नहीं चाहेगा, एक लड़की रोड पे चलते हुए ये कभी नहीं सोचेगी कि मेरे साथ कुछ जिसको कहते हैं कि दर्दनाक घटना हो या मेरे साथ कोई रेप हो। कोई भी पर्सन अगर कार ड्राइव कर रहा होता है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ में जा रहा है, तो अगर वो हंसी खुशी के साथ में जाता हुआ कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो, तो फिर एक्सीडेंट हो क्यों जाता है? यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। या फिर हम देखें कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा मर्डर हो। अनएक्सपेक्टेड उसकी लाइफ में होता है और सडनली जो है उसका जो मर्डर हो जाता है। तो फिर यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम क्यों नहीं करता है? आज हमारा टॉपिक बेसिकली इसी के ऊपर पूरा जो है हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना है कि किसी भी चीज को अगर हमें पाना है तो बड़ी शिद्दत के साथ हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। और पॉजिटिव सोचने के बारे में हमें बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन जो बार बार ये कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारे स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ा देते हैं, आप इसको बारीकी से समझिए। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों सोचना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर भी करूंगा इस पूरे बात को कि हमें पॉजिटिव क्यों बने रहना चाहिए। लेकिन पहले हम इसी को, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा फॉलो करके देख लेते हैं। अगर मैं बैठे बैठे या बेड पे लेटे हुए ये सोचता हूं कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ बहुत हेल्दी होती जा रही है, क्या आप मानते हो क्या मेरे पॉजिटिव सोचने से ऐसा कुछ हो जाएगा? तो यहां पे अगर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि एक बीमार आदमी अगर बैठे बैठे या एक आदमी जो है वो बेड पे लेटे लेटे ये सोचे कि मेरी हेल्थ बन रही है, बन रही है, बन रही है, यहां वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब यहां पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है तो क्या वाकई में उसकी बॉडी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि फिट हो रही है या उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं? तो यहां पे मेरा मानना है कि नहीं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में हमें समझने की जरूरत है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद में हमारे लिए एक और चीज बच जाती है, लॉ ऑफ एक्शन। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव सोचने के बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो शुरू हो जाता है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को कितना फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हम इसको ऐसे समझ लेते हैं
कि हमारी जो एनर्जी है जिसके 4 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है शारीरिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा का मतलब है कि आपका जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी जो है उसमें कितनी एनर्जी है या उसका इंटरनल स्ट्रेंथ कितना है, स्टेमिना जिसे हम कहते हैं। दूसरा आता है हमारी भावनात्मक ऊर्जा। भावनात्मक ऊर्जा के बाद में हमारी आती है मानसिक ऊर्जा, और मानसिक ऊर्जा के बाद में हमारा चौथा आयाम शुरू होता है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमें फॉलो करना है कि हमें वो चीज चाहिए जो हमें लाइफ में जरूरी है और उसे हमें हासिल करना है, तो फिर आपको इन चारों आयाम पे काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि अकेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अकेला लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद में लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद में आपका लॉ ऑफ एक्शन। मैंने ये इसलिए कहा है कि अगर मैं ये सोचता हूं कि पॉजिटिव रहने से मेरी हेल्थ बन रही है, तो इसके बाद में लॉ ऑफ वाइब्रेशन पूरी शिद्दत के साथ हमें उससे अपनी भावनात्मक ऊर्जा में बदलना होगा। क्योंकि जब भी हम भावनात्मक ऊर्जा का यूज करते हैं तो फिर हम उस काम में पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि अगर हम भागवत गीता को उठा के देखते हैं तो भागवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक को आप बारीकी से पढ़ोगे तो कृष्ण ने यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से जो है इसका वर्णन किया है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम देखते हैं कि हम रेंडा बर्न को फॉलो करते हैं या फिर दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ जाता ही नहीं है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों वेदों को स्टडी करके देखेंगे तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़े अच्छे से समझाया गया है और वहां पे बड़ी बारीकी के साथ हमें यह भी बताया गया है कि हमें पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो कैसे करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे भगवत गीता की, तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक की अगर हम बात करें तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अगर हम किसी भी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो उसमें हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अटूट विश्वास। तो यहां से शुरू होता है थिंकिंग, थॉट प्रोसेस के बाद में हमारा उस पार्ट पे कि हमारा विश्वास कितना है। विश्वास का मतलब कि हाँ मैं उसके काबिल हूं या नहीं हूं, या मैं उसके योग्य हूं या मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं। यह फीलिंग्स आना बहुत जरूरी है। इसे ही हम भावनात्मक ऊर्जा से समझते हैं, क्योंकि जब भी हमारी भावनात्मक ऊर्जा इसमें हमारे साथ होती है तो फिर ये चेंज कर देती है हमारी मानसिक ऊर्जा को। क्योंकि मानसिक ऊर्जा जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो भी इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हमारी शारीरिक जिसको हम कहते हैं मन, और इसके बाद में एक पार्ट हो गया आपका आत्मा। तो यहां पे जब शारीरिक जिसको हम कहते हैं शारीरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, इनके बीच में आ जाती है मानसिक ऊर्जा या मन वाला पार्ट जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मानसिक ऊर्जा हमने यहां पे इसलिए लिया है कि जब भी आप कोई टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके बाद में जैसे अभी हमने बात की कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, भावनात्मक ऊर्जा, क्योंकि जब हम इसको विचारों में लेके जाते हैं तो विचारों में हमारे जो दिमाग है उसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के बाद में हमारा दिमाग जो है वो वेव्स को रिलीज करता है। और ये साइंटिफिक स्टडी भी इन चीजों को प्रूव करती है। अगर हम बात करें कि वैदिक स्टडीज की, तो मैं ये कहता हूं कि वैदिक स्टडीज के अलावा साइंस ने भी इस पर बहुत अच्छे से वर्क किया है, और साइंस भी इसको प्रूव करती है कि हमारी जो जिसको मस्तिष्क वाला पार्ट है, ये मस्तिष्क जो है वो एज ए सैटेलाइट वर्क करता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, वो वेव्स के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट में ट्रेवल करने लग जाते हैं या बाहर निकलते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को जिसको कहते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो कायनात हमारे साथ हो जाती है। ये कायनात का मतलब होता है कि प्रकृति जो है वो उस चीज को हमारे को पाने में मदद करती है। इसलिए हमें बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, क्योंकि जब चोर वाले थॉट आते हैं तो चोर मिल जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलने के थॉट आते हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो ये करता कौन है? ये प्रकृति करती है, ये हमारी भावनात्मक ऊर्जा करती है। फिर उसके बाद में आता है मानसिक ऊर्जा। तो मानसिक ऊर्जा हमने यहां पे इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो मन है वो किसी भी एक चीज पे टिकता ही नहीं है। अगर हम यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि 95% जो लोग हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते तो हैं कि उनकी लाइफ में वही हो जैसा वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा जो है उनका साथ नहीं देती। क्योंकि मानसिक ऊर्जा का सीधा संबंध है हमारे पेशेंस के साथ में, हम उस काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है। एक इंसान सोचता है आज वो जो है वो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप सोच के देखिए, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ता है या वो मूवी देखता है और उसके दिमाग में थॉट आ जाता है कि मुझे भी 5 करोड़ रुपए चाहिए। इट इज पॉसिबल कि एक महीने में उसको 5 करोड़ मिल जाएंगे सीधे 5,000 से? तो यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो 5 करोड़ का यहां मतलब है कि आपको उसको डिवाइड करके देखना होगा कि मैं 5,000 से 25,000 20,000 पे कैसे जा सकता हूं, उसके बाद में 50,000 रुपए महीने पे कैसे जा सकता हूं, फिर उसके बाद में लाख, 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़ तक मैं कब जा सकता हूं और कितना समय लगेगा। और जब आप समय की बात करते हो, जैसे अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं कि मुझे 5 साल में इसको पूरा कंप्लीट करना है,
तो फिर 5 साल के लिए आपको उसके लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो फिर आपका हाल कौन सा होने वाला है उसको भी हम समझ लेते हैं। जब भी हम कार ड्राइव करते हैं या एफएम रेडियो सुनते हैं, तो एफएम रेडियो को आप हमारे ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हो, या उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हमने, चाहे वो रेडियो मिर्ची हो चाहे विविध भारती हो, हमें कौन सा चैनल या कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जाना है, उसका कौन से हमने गाने सुनने हैं, तो हम एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। तो सबसे पहले भावनात्मक ऊर्जा के बाद में जब हम मानसिक ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। और जब हम फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, जब वो गाना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसको कितना सुनते हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 1 या 2 मिनट के बाद में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो हमें डाइवर्ट करता है और हम जो है वो चैनल चेंज कर देते हैं या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। और जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, और दूसरी फ्रीक्वेंसी के बाद में फिर हम कहते हैं कि हमारा तो वो गाना कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यहां पे एज ए रेडियो अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन भी एज ए रेडियो वर्क करता है। तो हमें जरूरत होती है, जो भी सपना हम देखते हैं या जो भी सपने को हमें पूरा करना है, सबसे पहले हम उसको विजुलाइज करें। क्योंकि विजुलाइज करने से वो हमारी जो है वो भावनात्मक एनर्जी या उसके साथ हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है। और जब हम उसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमें कितने ड्यूरेशन में कितना वर्क करना है, आप उसको डिवाइड करके देखते हो, उसको राइट डाउन कर लेते हो, तो उसके बाद में ये हमारी मानसिक ऊर्जा का पार्ट हो जाता है। हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से सेट हो जाती है कि वाकई में ये चीजें जो है वो 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने में नहीं होने वाली, इसके लिए मुझे मेरे 5 साल देने ही पड़ेंगे। तो फिर हम 5 साल कैसे दे सकते हैं, हमारा ब्रेन वहां टिकेगा कैसे? तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर कि हम 1 साल में हमें कितना हासिल करना है, 6 महीने में कितना करना है, 1 महीने में कितना हासिल करना है, 7 दिन में हमें कितना हासिल करना है और 1 दिन में। आज अगर हम इसमें किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करने वाली पार्ट भी आ जाती है, जैसे अमूमन हम स्टूडेंट्स को देखते हैं 8 से 9 महीने का उनका सिलेबस का पार्ट होता है, पूरा शेड्यूल तैयार होता है। बच्चा पूरे साल 7 से 8 महीने नहीं पढ़ता, लेकिन लास्ट मंथ में जाके वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी लागू हो जाता है। हम पूरी लाइफ में करते एक्शन कुछ नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं, लॉ ऑफ एक्शन पे जाते हैं, हम हमारे सिलेबस के पार्ट को अगर डिवाइड कर दें कि हमें 3 महीने में इतना पढ़ना है, 1 महीने में इतना पढ़ना है, 7 दिन में मुझे इतना पढ़ना है और आज मुझे इतना पढ़ना है। तो जब हम ये करते हैं तो शाम के टाइम जब हम इसको डायरी में नोट डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि आज मैंने मेरे सपने के लिए कितना एफर्ट्स दिए या कितने मैंने उस पर वर्क किया। अगर किसी कारण से आज मैं उस पर वर्क नहीं कर पा रहा हूं तो कल मुझे जो है कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ उस पर वर्क करना है ताकि मैं इन चीजों को कवर कर जाऊं। तो आप ये देखोगे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना सही कर रहा हूं और कितना गलत जा रहा हूं। अगर आपकी सही डायरेक्शन है तो ये आपको और मोटिवेट करेगा, और अगर आप राइट डाउन करते हो और अपने आप को एनालाइज करके देखते हो, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लेशन लेना, तो उस वक्त हम देखते हैं कि आज अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो हमारा दिमाग जो है वो दूसरे दिन उतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ उस काम में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे हम कहते हैं कि इससे हमारी मनोस्थिति जो है वो एक जगह रुकना स्टार्ट हो जाती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसके लिए कितने डेडिकेटेड है। उसके बाद में आती है आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा का सीधा संबंध जो है, जिसको आप भगवान कह सकते हो, चाहे सहस्त्रार चक्रा पे काम कर सकते हो। हम बात भी करेंगे चक्रा के ऊपर कि हमारी बॉडी के 7 चक्रा जो है वो कैसे वर्क करते हैं और उनकी कौन सी साउंड से हम कैसे इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ में कौन से चेंजेस आते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम समझते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब हो गया कि जब हमारी ये तीनों ऊर्जा है हमारे साथ होती है तो फिर हमारी जो कनेक्टिविटी है, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो हमें कितनी मिलती है, ये भी इसके लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा अगर पृथ्वी पे हम देखें, प्लेनेट अर्थ पे, तो फिर हमारा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाते हैं तो अब हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये कहानी ठीक उसी तरह से है जैसे हम कल्पवृक्ष को समझते हैं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी पे चला जाता हूं। ये कहानी मैंने भी कहीं पढ़ी थी, और जब मैंने कहीं पढ़ी तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, और जब मुझे ये पता लगा कि ये कहीं ना कहीं ऋग्वेद में इसका प्रमाण मिलता है। तो ऋग्वेद में इसका प्रमाण कैसे मिलता है, मैं आपसे थोड़ा सा इसके लिए आपको खुल के बात करूंगा। ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक स्टोरी दी हुई है कि एक व्यक्ति जो है वो रेगिस्तान में जा रहा होता है। अब यहां पे जब मैं स्टोरी की बात करता हूं, आपका ब्रेन जो है वो डेफिनेटली इमेजिनेशन वाले मोड पे चला गया। अब कल्पनाएं हमारी शुरू हो जाती है, और जब वो व्यक्ति जो है वो रेगिस्तान में जा रहा होता है तो जाते जाते वो बिल्कुल थक जाता है, क्योंकि आप खुद कल्पना कर सकते हो कि रेगिस्तान में जहां पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है, पानी नहीं है, वहां बिल्कुल गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में जब वो व्यक्ति जा रहा है तो उसके ख्यालात क्या होंगे। तो जब वो ये सोचता है, बहुत दूर तक चला जाता है, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है
कि कहीं काश मुझे एक ऐसा पेड़ मिल जाए छायादार जिसके नीचे बैठ के मैं थोड़ा आराम कर सकूं। और जैसे ही उसकी, आप देखिए, जैसे ये विचार आता है उसकी भावनात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ये फीलिंग्स होती है। और जब वो फीलिंग्स भावनात्मक ऊर्जा पे चला जाता है तो थोड़ा सा आगे चलते ही उसको एक छायादार पेड़ दिखाई देता है। और जैसे ही छायादार पेड़ दिखाई देता है वो खुश होता है, उसके नीचे जाके बैठ जाता है। अब आप देखिए, जब हमारी एक आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्वतः ही दूसरी आवश्यकता पे हमें ले जाता है। तो जब वो नीचे बैठा होता है छायादार पेड़ पे, तो उस छायादार पेड़ के नीचे उसके दिमाग में अगला थॉट आता है कि मैं थोड़ा, मुझे प्यास लगी है, मेरे कंठ जो है वो सूख रहे हैं, अगर मुझे शीतल जल मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम फ्री होते हैं तो फ्री बैठे बैठे हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं, तो वह व्यक्ति भी अपने हाथ पैर कहीं चला रहा होता है और उसके हाथ में कुछ अटकता है। तो हाथ में जैसे ही वो अटकता है वो उसको खींचता है तो वहां से शीतल जल की एक धारा फूटती है। वो पानी पीता है, पानी पीने के बाद में उसको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही उसको अच्छा फील होता है उसकी काल्पनिक जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम मानसिक ऊर्जा की बात करते हैं। और जब वो आगे जाती है तो उसको लगता है कि अच्छा, जब मेरी अच्छाएं पूरी हो रही है तो क्यों नहीं मैं इससे भी अच्छा सोचूं। तो वो और अच्छा मांगने लग जाता है और उसकी जो कल्पना शक्ति है उसका मोड चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि काश मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। और आप देखिएगा, जैसा वो सोचता है उसके साथ वैसा ही होता जा रहा है। जब वो सोचता है कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए, वो ऊपर की तरफ देखता है तो पेड़ के ऊपर जो है वो मीठे मीठे फल लगे होते हैं। वो उनको तोड़ता है, अपना पेट भरता है, अपनी भूख को शांत करता है। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, आपको भी लग रहा होगा कि अब उसके कौन सा थॉट आने वाला है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी जो है वो काल्पनिक मस्तिष्क होता है। ये ठीक वैसे ही सोचता है जैसा वो व्यक्ति सोच रहा होगा। तो जैसे ही उसके ये भूख शांत होती है, उसके विचार आता है कि अब मुझे सोने के लिए कुछ जगह मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लूं, सुस्ता लूं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे पत्ते टूटे हुए बिखरे हुए होते हैं टहनियों के ऊपर, और एक जिसको बोलते हैं कि आरामदायक जो है एक कुर्सी या चेयर की तरह उसको कुछ मिल जाता है, बेड की तरह, वो उस पर जाके बैठता है और सुस्ताता है। यहां तक सोचने के बाद में जैसे ही वो करवट लेता है, आप देखिएगा अब कहानी जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही वो करवट लेता है उसको दूर एक झाड़ियों का झुंड दिखाई देता है। तो जैसे ही उसको झाड़ियों का झुंड दिखाई देता है उसके दिमाग में थॉट आता है, अगर वहां शेर हुआ तो। अब उसके दिमाग का थॉट क्या था, अब तक देखते हैं तो वहां पॉजिटिविटी चल रही थी, अब नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो सोचता है उसको वहां झाड़ियों से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। वो उस शेर को देखता है और उसके दिमाग में अगला विचार आता है, अगर ये शेर मेरे पास आ गया और मुझे खा गया तो। और आप देखोगे कि वाकई में थोड़ी देर के बाद में वो शेर आता है और उसको खा जाता है। यहां ये स्टोरी खत्म नहीं होती ऋग्वेद में, ये स्टोरी थोड़ी और आगे चलती है। और आगे अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, वह व्यक्ति कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था। मतलब जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो कल्पवृक्ष था, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है और आप भी ... तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक सोचने का बहुत, जिसको हम कहते हैं कि विचार करने वाली बात आ जाती है कि वह व्यक्ति तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, लेकिन हम कहां बैठे हैं, क्योंकि हमारे तो एक, हम पेड़ के नीचे नहीं बैठे, या तो हम कार में बैठे हैं या हम मकान की छत के नीचे बैठे हैं। तो फिर उस स्टोरी में यह क्यों कहा गया कि हम भी कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं? तो हम कौन से कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जब मैं इस कहानी से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद में 2 से 4 महीने के बाद में जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जब मैं साइंस पे कुछ वर्क कर रहा था, मैं ब्रेन का रिसर्च कर रहा था, तो ब्रेन की जब उस स्टोरी को मैं देखता हूं तो वहां पे आप देखोगे कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये हमारा 1.4 किलोग्राम का ब्रेन वाला पार्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गई। फिर इसके पीछे आपका स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से बैकबोन, और बैकबोन के बाद में हमारी जो नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में फैल जाती है। और आप वाकई में देखोगे कि हमारा जो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक पेड़ की तरह ही हमें दिखाई देता है। तो वहां पे उस स्टोरी का मतलब यही था कि हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। दैट मीन्स हमारा जो ब्रेन है यही हमारा कल्पवृक्ष है, और 24 घंटे हम इसी के नीचे बैठे रहते हैं। तो हमारे थॉट कैसे हैं? अगर हमारे थॉट हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होता है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो फिर हमारी लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे ब्रेन को कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो जब भी आप विचारों के प्रति, यहां पे इस स्टोरी का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, लेकिन वो अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें, सजग रहें। आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं मेरे दिमाग में जो विचार है वो नेगेटिव तो नहीं जा रहे, और अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो फिर हम इसको पॉजिटिव वे में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे विचारों का पॉजिटिव होना जरूरी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि विचारों की पॉजिटिविटी जरूरी है, और पॉजिटिविटी के बाद में
अगर हम देखते हैं कि हमारे विचार पॉजिटिव है तो फिर हमारा उस विचार के ऊपर विश्वास कितना है, बिलीफ कितना है, यह इंपॉर्टेंस रखता है। और जब हमें उस पर बिलीफ हो जाता है और उसके बाद में खुद पे हमें कितना विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, जब यह भावना आती है तो यहां भावनात्मक ऊर्जा हमारे साथ आ जाती है कि मैं कर सकता हूं। और जैसे ही ये चीजें आती है फिर आता है लॉ ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं कि हम उस काम के लिए कितना एफर्ट्स लगाते हैं। तो दोस्त फ्रेंड्स, यहां पे इस पूरी स्टोरी में अगर हम देखें तो हमारा कल्पवृक्ष हमारा दिमाग ही है। और साइंस ये कहती है कि एक व्यक्ति, एक इंसान पूरे दिन की अगर हम बात करें 24 आवर्स में, तो लगभग 10,000 से 30,000 5,000 अलग अलग आंकड़े देते हैं। लेकिन उसमें जितने जो विचार आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे दिमाग में एक दिन में 10,000 थॉट्स आते हैं तो उसका 70%, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10,000 में 7,000 जो विचार हैं वो नेगेटिव होते हैं और बाकी जो 2 से 3,000 है वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमें जरूरत होती है उन विचारों को रोकना, नेगेटिव थॉट्स को रोकना, हमारी लाइफ में वो आए नहीं, और उसके बाद में हम पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरे हम अगर कल्पवृक्ष की बात करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, वहां तो कुछ और ही मिलता है प्रमाण। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, तो कहा जाता है, इससे एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पे जो भी चीजें निकली समुद्र मंथन में, तो उसमें एक कल्पवृक्ष भी निकला था। और उस कल्पवृक्ष को विष्णु ने जो था वो इंद्र को दे दिया था। और कहते हैं कि शास्त्रों में विदित है कि इंद्र ने जो है वो हिमालय के उत्तर में कहीं सुंदरकानन नाम का एक कोई, जिसको बोलते हैं घने जंगल है, वहां पे उसको स्थापित कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आज तक उस पेड़ को किसी ने देखा? तो हम मान सकते हैं कि वो भी एक काल्पनिक ही होगा, जैसा कल्पवृक्ष उसका नाम ही है। इसके अलावा इसका एक जगह प्रमाण और मिलता है जिसे हम कहते हैं पद्म पुराण। आप पद्म पुराण को उठा के देखोगे तो वहां पे भी कल्पवृक्ष का प्रमाण मिलता है, लेकिन वहां पे जिस पेड़ को हम पारिजात नाम देते हैं, उस पारिजात पेड़ को ही कल्पवृक्ष कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी बॉडी को जितने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि WHO की रिपोर्ट को हम पढ़ लेते हैं। WHO को कहना है कि हमारी बॉडी को 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो अकेला जो कल्पवृक्ष है वो ऐसा पेड़ है जिसमें 6 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। और जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, आप देखो स्वास्थ्य का सीधा संबंध ही हमारी आर्थिक स्थिति से होता है, क्योंकि जितने हम स्वस्थ होंगे उतने ही हम ज्यादा धनी होंगे या अमीर होंगे। तो यहां पे 2 चीजों से हमने और समझ लिया कि कल्पवृक्ष कहां है। लेकिन उस कल्पवृक्ष को हम वैदिक स्टडी वाले को देखते हैं तो उसका प्रमाण तो है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिस कल्पवृक्ष की हम बात कर रहे हैं यहां खड़े होके, वो कल्पवृक्ष हमारे 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि हम हमारे जो कल्पवृक्ष है उससे कैसे विचार है, हम कैसे फल प्राप्त करते हैं। जैसे हम उसके फल प्राप्त करेंगे, उसके बाद में जैसे हम विचार करते हैं, फिर उसको संकल्प शक्ति में लेके जाएं। संकल्प शक्ति का मैंने इसलिए लिया है, लॉ ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो हमारी उस काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति, और एक होती है बर्निंग डिजायर्स, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। उस पे तब तक आप अपने विचार पे अड़िग रहो जब तक कि वो आपका सपना पूरा नहीं हो जाए। इसलिए मैंने कहा है संकल्प शक्ति, क्योंकि जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो फिर हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो संकल्प से सिद्धि की ओर, यही हमारा कल्पवृक्ष की एक सही मायने में परिभाषा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसको मैं समय को देखते हुए यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं ऐसी ही किसी एक नई जानकारी के साथ आपके साथ उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नूं खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नूं अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।